Hi, I am Karan Krishna. Today I am going to teach you types of vectors. So, first type of vector is polar vector, and another type of vector is axial vectors. To understand polar vectors and axial vectors, before going through this, first of all, we revise some facts whatever we have studied in previous classes. So, मैं आपको याद दिलवा दूं, हमने इससे पहले जो पढ़ा वो पढ़ा था क्या चीज हम लोग टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज स्केलर क्वांटिटी, एंड अनदर वन इज वेक्टर क्वांटिटी. ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं. फिर हमने इसका डेफिनेशन पढ़ा. फिर ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, इस वेक्टर क्वांटिटी का हमने नोटेशन पढ़ा. वेक्टर क्वांटिटी का क्या पढ़ा हमने? नोटेशन पढ़ा. उसके बाद इस वेक्टर क्वांटिटी के नोटेशन के बाद इसके मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड करते हैं, हमने वो मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड को हमने सीखा. फिर जो वेक्टर्स होते हैं उस वेक्टर क्वांटिटी के हमने प्रॉपर्टीज को पढ़ा था. प्रॉपर्टीज को इतने चीज हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में स्टडीज कर चुके हैं. नाउ वी हैव टू स्टडी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. सो फर्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर इज पोलर वेक्टर. सो हम लोग क्या करते हैं, इसे कुछ डेफिनेशन और एग्जांपल से समझते हैं. पोलर वेक्टर्स का मतलब होता है कि दोज वेक्टर्स which have point of application, और point of application. अब अगर आपको ये पूछा, आपको ऑलरेडी मैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब बता चुका हूँ. कहने वाला स्टार्टिंग पॉइंट होनी चाहिए. कोई भी वेक्टर्स जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट है या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर्स होते हैं. आई थिंक यू आर फैमिलियर विद दिस टर्म. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक ब्लॉक ले लो. आप ये ब्लॉक ले लेते हैं, सपोज कि 1 kg का. इस ब्लॉक की जो मास है कितना है, वो 1 kg है. अब सोचिए इसको अगर हमें शिफ्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा. और फोर्स लगाने के लिए हमें सबसे पहले ये फोर्स लगाएंगे कहाँ? मान लो यहां लगाएंगे. ये क्या चीज हो गई? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. क्या हो गया? ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. तो फोर्स में क्या होती है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होती है. दैट्स वाई ये जो फोर्स है, फोर्स कैसी वेक्टर क्वांटिटीज है? पोलर वेक्टर क्वांटिटीज. कैसी वेक्टर क्वांटिटीज? पोलर वेक्टर क्वांटिटी. सिमिलरली अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? कहीं से अगर आप स्टार्ट करते हो किसी भी चीज को, कहीं से अगर आप स्टार्ट करोगे तो उसमें इनिशियल पॉइंट तो होगा ही. डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन ही आप जानते हो कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल. मतलब इसमें इनिशियल पॉइंट होता ही है. इनिशियल पॉइंट है मतलब क्या? उसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है. तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटीज हो जाएगी आपकी? पोलर वेक्टर्स. कैसा वेक्टर्स हो जाएगा? पोलर वेक्टर्स. सिमिलरली वेलोसिटी ले लो. वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गई. ये जितने भी क्या वेक्टर्स क्वांटिटीज हैं, इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे? पोलर वेक्टर. क्या बोलेंगे? पोलर वेक्टर. तो पोलर वेक्टर के क्या मतलब समझे? कैसे डिफाइन करोगे इसे? कि दोज वेक्टर्स व्हिच हैव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और इनिशियल पॉइंट, दीज आर कॉल्ड पोलर वेक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, उसके बाद वेलोसिटी हो जाएगी, एक्सेलरेशन हो जाएगा. एंड ये इस टाइप के जो भी वेक्टर्स होंगे जिसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोलर वेक्टर्स. नेक्स्ट अनदर वन इज दैट इज एक्सियल वेक्टर. एक्सियल वेक्टर का नाम से ही आपको अंदाजा लग गया होगा या आप समझ रहे होंगे कि इसमें एक्सिस वाली बात है, क्योंकि एक्सिस से ही एक्सियल बना है. ठीक, किसी से एक्सियल वेक्टर. तो एक्सियल वेक्टर किसे बोलोगे? बोलेंगे दोज वेक्टर्स which gives the rotational effect and their direction along with the direction of rotation of axis. मतलब ऐसे वेक्टर की हम बात कर रहे हैं जिस वेक्टर में जो वेक्टर जो है ऑलवेज एक्ट होगा किसके अलोंग? बताइए. ऐसे वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट देगा और साथ में जो रोटेशन ऑफ एक्सिस होता है ऑलवेज उसी के अलोंग एक्ट करेगा. और इसकी डायरेक्शन हम लोग कैसे पता करेंगे? यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल. उनके हेल्प से हम लोग पता करेंगे इनके डायरेक्शन का. इसका एग्जांपल समझने के लिए ऐसे समझ लो, ये मान लो क्या चीज है, ये कुछ भी ऐसे एक सर्कुलर पाथ है,
क्या चीज है, सर्कुलर पाथ है। अब कोई भी बॉडी, अगर मान लो आप यहाँ पर एक बॉडी ले लेते हैं हम लोग, कुछ भी, इसका मास कितना दिया हुआ है, इसका मास मान लो m दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है m, और इस बॉडी की जो वेलोसिटी वो कितनी है, v, कितनी है इसकी वेलोसिटी v। अब ये इस सर्कुलर पाथ का मूव कर रहा है, मतलब क्या, इसमें जो इफेक्ट है कैसा इफेक्ट होगा, रोटेशनल इफेक्ट होगा। कैसे इफेक्ट होगी, रोटेशनल। और ये जो है, ये जो मूव करेगा वो आप जान रहे हैं कि इस एक्सिस के अलोंग ही मूव करेगा। कैसे मूव करेगा, इस एक्सिस के इसी पाथ पे ऐसे मूव करेगा। तो मूव करेगा कि ये क्या चीज होगी, एक्सिस होगी। इसका ज्यादा आपको फीलिंग्स आने के लिए आप क्या करते हैं, जो आपके घर में जो पंखा है, फैन, उस फैन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। फैन आप देखे होंगे कि फैन कैसे मूव करता है, कुछ ऐसे मूव करता है, कुछ ऐसे, बट उसकी जो डायरेक्शन होती है यू नहीं, वो ऐसे मूव करती है। ठीक, कैसे मूव करती है, इस तरह से। जब ये ऐसे पंखा इस तरह से मूव करती है तो आप देखते होंगे कि इस टाइप का क्या होता है, ये पंखा की एक्सिस होती है, और पंखा इसके अराउंड, जब भी पंखा मूव करता होगा तो कैसे इसके अराउंड ही क्या करता होगा, मूव करता होगा पंखा। समझ रहे हैं, ये पंखा कैसे मूव करता है, इसके अराउंड ही ऐसे करके मूव करती है। तो उसकी आप कभी सोचे कि आखिर ये पंखा, ये फैन है, फैन जब ऐसे ही क्यों मूव करती है, ऐसे क्यों नहीं मूव करती है? क्योंकि मैंने बताया कि ऐसे वेक्टर क्वांटिटीज जो रोटेशनल इफेक्ट देता है, रोटेशनल इफेक्ट का मतलब होता है रोटेट करना चाहिए किसी एक्सिस के अबाउट, किसी एक्सिस के अबाउट। और जो भी वेक्टर क्वांटिटी किसी एक्सिस के अबाउट मोशन करेगा, तो और जिसमें उसकी डायरेक्शन हम लोग किसके अलोंग हो जाएगा, उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग। और उसकी डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, हम लोग पता करेंगे या तो राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके, या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल का पता करके। अब जैसे पंखा है, पंखा मान लो कि ऐसे नहीं मूव करने की वजह, अगर पंखा आपका इस तरह से मूव करना शुरू कर दे, मान लो ये है और पंखा ऐसे मूव करे, तो आपकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किधर हो जाएगी, ऊपर। मतलब हवा की जो है, ये जो एयर है, एयर आपका किधर चला जाएगा, ऊपर। नीचे आपका एयर आएगा ही नहीं। और नीचे जब एयर नहीं आएगा तो आप पंखा किस लिए लगाए, पंखा तो इसलिए लगाया ना कि आपको एयर जो है आपको नीचे मिले। कभी कभी आप देखते होंगे कि पंखा इस तरह से घूमती है, पंखा इस तरह से घूमती है, और हमेशा अक्सर देखे होंगे कि 90% केसेस में पंखा ऐसे ही टर्न करती है, ऐसे ही मूव करती है। और इसलिए राइट हैंड थंब रूल का जब पता करेंगे तो मान लो कि क्या, इसकी अंगूठा की डायरेक्शन जो होता है वही वेक्टर की डायरेक्शन होती है। अंगूठा की डायरेक्शन, ये जो थंब है, थंब की डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड, इसलिए हवा किधर आती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बट अगर ये जो फैन है, फैन की ब्लेड अगर इस तरह से मूव करना शुरू करे तो एयर की जो डायरेक्शन हो जाएगी, यानी कि वो किसके, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग, एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। तो इसकी जो एयर की जो डायरेक्शन होगी अपवर्ड, तो एयर नीचे आने की वजह कहाँ चला जाएगा, अपवर्ड चला जाएगा। तो एयर तो आपको फील ही नहीं होगा, तो आप पंखा लगाए किस लिए। तो इसलिए कभी कभी आप देखते होंगे कि पंखा इधर घूमती नहीं है, पंखा इधर घूमती है, फिर भी इसका एयर नीचे ही डाउनवर्ड ही आता है। क्यों, फिर क्या वो राइट हैंड थंब रूल को फॉलो नहीं कर रहा, नहीं, एक्चुअली वो कर रहा है। एक्चुअली ये जो उसकी एक्सिस होती है, ये जो एक्सिस होती है, ये एक्सिस जो ऐसे था तब ये फॉलो कर रहा था किस चीज को, राइट हैंड थंब रूल को। अब क्या करती है, इसकी एक्सिस को बदल दिया जाता है। जब बदल देगा और फिर से जब ऐसे अगर आप इस तरह से मूव करवाओगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो बदल गई, आप मूव इधर करवाओगे, डायरेक्शन इधर हो रही है, लेकिन एक्सिस को रोटेशन को चेंज करने की वजह से एयर कहां चला जाएगा, ऊपर। तो जब आप इसे मूव करवा रहे हैं, जब इसकी आपने, जब ये एक्सिस ऐसे थी, इसकी एक्सिस को ऐसे आपने चेंज कर दिया, तो सिंपल सी बात है, जो ऐसे मूव कर रही थी उस एयर को कैसे आपको मूव करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, कुछ इस डायरेक्शन में करना पड़ेगा, तब ये ऊपर जाने के बाद किधर आ जाएगी, नीचे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर दी है आपने। तो इसलिए कोई भी, जितने भी वेक्टर क्वांटिटी जिसमें रोटेशनल इफेक्ट होती है, जिसमें रोटेशनल इफेक्ट होती है, और उसके डायरेक्शन का कैसे पता करते हैं हम लोग, राइट हैंड थंब रूल यूज करके। फॉर एग्जांपल मैंने बताया इसमें जो होगा या तो अपवर्ड होगा या फिर क्या चीज हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। कैसे, मान लो कि ये वेलोसिटी मैंने बताया इस तरह से मूव कर रही है, फिर कुछ देर के बाद अगर ये पार्टिकल यहाँ आ जाए तो इसकी वेलोसिटी इधर हो जाएगी, अगर यहाँ आ जाए तो इसकी वेलोसिटी कैसे आ जाएगी, ऐसे हो जाएगी। अब देखिए ये कैसे मूव कर रहा है, कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। तो आप क्या कीजिए कि इसको, ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को मान लो कि ये, मान लो इसके अराउंड ऐसे मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, तो ये राइट हैंड थंब रूल जो है, जो वेलोसिटी, उस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है उसके डायरेक्शन में कर्ल कीजिए। राइट हैंड थंब रूल का ये 4 फिंगर्स, इसे कर्ल कीजिए। कर्ल करने के बाद आपका जो राइट हैंड जो है, उसका जो थंब है, थंब की जो डायरेक्शन होगा, थंब की डायरेक्शन जो है आपको देगा क्या चीज, उस वेक्टर की डायरेक्शन, वो जो एक्सियल वेक्टर उस एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन देगा। मान लीजिए वेलोसिटी है, वेलोसिटी कहाँ घूम रही है, सर्कुलर पाथ पे। ये वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी नहीं होगी, इस वेलोसिटी का नाम हो जाएगा
मतलब क्या चीज, एंगुलर वेलोसिटी। क्या नाम हो जाएगा ये, एंगुलर। आप ऑलरेडी सर्कुलर मोशन जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी, जिसे हम लोग किस चीज से, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर बहुत ही छोटे से पॉइंट, बहुत से छोटे से टाइम इंटरवल के लिए ही होता है, ठीक ना, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी समझ लो कि इसमें जो इफेक्ट हो रहा है, इस रोटेशन में जो वेलोसिटी हो रही है, इस वेलोसिटी का नाम क्या देते हैं हम लोग, एंगुलर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी, जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। इस वेलोसिटी का अगर हमें डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, मैंने कहा कि वेलोसिटी की डायरेक्शन को खोजो। मान लो वेलोसिटी इस तरह से ऐसे मूव कर रही है, तो 4 फिंगर्स को क्या करेंगे, इसके अराउंड मूव करेंगे। इसको जब अराउंड मूव करेंगे तो राइट हैंड का जो ये थंब है उसकी डायरेक्शन देखिए किधर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड कह लीजिए या अपवर्ड कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि ये वेलोसिटी इधर से मूव करने के बजाय इधर से मूव करेगा, इधर से जब वो मूव कर रही है तो आप फिर से फिंगर को किधर करेंगे, इसके डायरेक्शन में करेंगे। इस बार राइट हैंड का जो थंब है उसकी डायरेक्शन देखिए डाउनवर्ड है, तो इस बार डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इज दैट क्लियर? तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सियल वेक्टर किसको बोलेंगे, बोलेंगे दोज वेक्टर्स which gives the rotational effect, which gives the rotational effect and acts along the axis of rotation, and how to find the direction of the rotation motion, axial vector. So we will find the direction of axial vector by using the right hand thumb rule or SQ rule. Is that clear? Now ये एंगुलर वेलोसिटी आपके समझ में आई? नहीं, एंगुलर वेलोसिटी ऐसा समझ लो कि सर्कुलर पाथ पे या रोटेशनल, ऐसे कह लीजिए, जब सर्कुलर पाथ पे कोई भी बॉडी मूव करती है तो उसमें जो वेलोसिटी होगी, फिलहाल ऐसे समझ लो कि उस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे हम लोग, एंगुलर वेलोसिटी। सिमिलरली आपके पास और भी ये एग्जांपल किसका आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी का, एक्सियल वेक्टर का। सिमिलरली क्या आ जाएगा आपको, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, इसी तरह का। इसके अलावा एंगुलर एक्सीलरेशन देख लिया, वेलोसिटी देख लिए। उसके बाद आप इसमें क्या ले सकते हैं, टॉर्क कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, ये जो टॉर्क है, टॉर्क भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, ये जो टॉर्क है, टॉर्क भी आपका कैसा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ये एक्सियल वेक्टर हो जाएगा। टॉर्क क्या होगा, मोमेंटम ले लीजिए, एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, ये भी आपका हो जाएगा कैसा, एंगुलर मोमेंटम, ये भी हो जाएगा आपका कैसा, एक्सियल वेक्टर। क्योंकि ये जितने भी वेक्टर देख रहे हैं इन सब का जो मोशन होता है किधर होता है, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसलिए जितने भी एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर एक्सीलरेशन, टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम, ये जितने भी देख रहे हैं सबके सब कैसी क्वांटिटी होती है, एक्सियल वेक्टर होती है। कैसी वेक्टर होती है, एक्सियल वेक्टर। अब हम लोग कुछ जो है सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें यूज करने होंगे, आगे जाके हमें जरूरत पड़ सकती है, वो है एक्सियल वेक्टर के बारे में, जो यहीं पर हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले जो हम लोग जानते हैं वो जानते हैं क्या चीज, सबसे पहले जानते हैं कि हम लोग रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो ऐसे फिलहाल आप जान लो कि जो एंगुलर वेलोसिटी होता है उसको हम लोग, एंगुलर वेलोसिटी को, ये जो एंगुलर वेलोसिटी है हमारा, इस एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से। किस चीज से, ओमेगा से। और दूसरी जो लीनियर वेलोसिटी है, ये जो लीनियर वेलोसिटी है, इस लीनियर वेलोसिटी को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, लीनियर वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं v से। अब बची, अब देखिए एंगुलर वेलोसिटी देखा, अपने लीनियर वेलोसिटी देखा, उसके बाद एक पोजीशन वेक्टर होती है, क्या होती है, पोजीशन वेक्टर। इस पोजीशन वेक्टर जो है उसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, r से। तो मान लो कि कोई भी पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ में अगर मूव करेगी, वेलोसिटी मान लीजिए सेंटर यहाँ पर होगा, एक बॉडी है यहाँ पर, मान लीजिए ऐसे मूव करती है, तो कैसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, तो आप कैसे करेंगे, इस तरह से ऐसे मूव करवाएंगे, राइट हैंड की ये जो थंब है उसकी डायरेक्शन किधर आ रही है, आउटवर्ड, तो इसकी जो डायरेक्शन ऐसे कुछ आउटवर्ड हो जाएगी। आउटवर्ड कैसे हो जाएगा, रेडियली। पोजीशन वेक्टर क्या है, ये जो यहाँ से जो डिस्टेंस देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर।
फिर ये पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर आ जाएगा, वेलोसिटी कुछ इधर हो जाएगी, और इस बार जो पोजीशन वेक्टर है ये, और पोजीशन वेक्टर आप देख रहे हैं चेंज नहीं हो गया, इसी को क्या बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ये बॉडी का क्या हो गया, वेलोसिटी, बॉडी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। और ये जो देख रहे हैं मोमेंटम, ये एंगुलर, इसी को हम लोग ओमेगा, ओमेगा क्या बोलेंगे हम लोग, एंगुलर वेलोसिटी को क्या बोलिएगा, ओमेगा। तो इस चीज के बारे में ऑलरेडी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, फिलहाल यहाँ पर आप फॉर्मूला सीख लो। तो अगर आपको इसमें और इसमें रिलेशन पूछता है, ये जो लीनियर वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी इक्वल होता है पोजीशन वेक्टर आर अक्रॉस ये जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, किसके इक्वल होता है, ओमेगा इसके। मैं इसके बारे में डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि इस सब का अपने आप में एक टॉपिक है, और ये सब हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो उसमें अगर आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और ये एंगुलर वेलोसिटी दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, लीनियर वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। इसलिए वहां पर आपके लिए ये फॉर्मूला जरूरी हो जाएगा, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। इसको फिलहाल मैं मिटा दूं। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट रिलेशन है, वो आपको नेक्स्ट रिलेशन जानना है किस चीज में, टॉर्क कैसे फाइंड करेंगे। टॉर्क फाइंड करने के लिए हमें रिलेशन बनाना पड़ता है, किसमें, रिलेशन बिटवीन एंगुलर फोर्स, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉर्क। और उसके बाद लीनियर फोर्स, क्या चीज, लीनियर फोर्स, जिसे हम लोग किससे से डिनोट करते हैं, जनरली फोर्स बोलते हैं। जनरली क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। अब देखिए परपेंडिकुलर फोर्स, एक्चुअली ऐसे समझ लो कि टॉर्क जो होता है, टॉर्क, मान लो कि कोई भी स्क्रू है, कोई भी ऐसे स्क्रू को क्या करना है, आपको खोलना है। कोई भी स्क्रू को ऐसे, इससे क्या करना है, ऐसे सोच लीजिए कि इससे इसमें फंसा करके, और कोई भी स्क्रू होता है उसको खोलना होता है ऐसे करके। तो इसको अगर सोचिए, अगर क्या नाम है, आप किसी स्क्रू को अगर खोलना है, यानी कि रोटेट, खोलना मतलब क्या, रोटेट करवाना है, उस रोटेट करवाने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ता है, उसको देखिएगा कुछ इस तरह से मूव करना पड़ता है। तो वो जो फोर्स है, वो फोर्स कैसे, रोटेशनल फोर्स एक तरह से हो जाएगा। कैसा होगा, क्योंकि इसके कोई भी ये चीज है नॉट है, इसको हम लोग ऐसे खोलेंगे, कुछ ऐसा फोर्स लगाएंगे। इस तरह से जब फोर्स लगाएंगे, देखिए ये जो है दो बातों पर डिपेंड कर रही है आपकी, जो ये मान लीजिए कि यहाँ पर जो फोर्स लगेगी, ध्यान सुनिए, इसको, इस नॉट जो है, इसको अगर आपको क्या करना है, खोलना है। खोलने के लिए क्या करेंगे, आप इसको खोल करके यहाँ पर भी फोर्स लगा करके आप खोल सकते हैं, ऐसे भी फोर्स लगा के खोल सकते हैं, और यहाँ पर भी फोर्स लगा खोल सकते हैं। इसका एग्जांपल आपका जो गेट होता है, उस गेट को भी ले सकते हैं। तो उस गेट में क्या देखिए, अगर यहाँ फोर्स लगाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बट अगर यहाँ लगाते हैं तो कम लगाना पड़ेगा। इसमें भी बहुत सारी बातें होती है। अगर इसको ऐसे इस तरह से स्लेंटली इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाते हैं तो ज्यादा लगाना पड़ जाएगा, और ऐसे नॉर्मली फोर्स लगाते हैं तो आपको सबसे कम फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये आसानी से खुल जाए। हम क्या चाहेंगे, कम से कम फोर्स लगा और ये आसानी से खुल जाए। ये जो फोर्स होता है, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल फोर्स। ये जो नॉर्मल फोर्स है, इस नॉर्मल फोर्स को हम लोग क्या करते हैं, ये नॉर्मल फोर्स लेते हैं, और ये जो देख रहे हैं यहाँ से ये डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। मतलब किसी इस नॉट को जो रोटेट करवाने में फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टॉर्क। फिलहाल अभी इतना ही समझना है, क्योंकि इस सब टॉपिक रोटेशन मोशन वगैरह हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस केस में अगर हम लोग टॉर्क को, अगर हम लोग ये जो टॉर्क है, इस टॉर्क को अगर हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करें, किस चीज से, वेक्टर क्वांटिटी है, एरो साइन लगा दीजिए, टाउ से अगर रिप्रेजेंट करें, उसके बाद ये जो पोजीशन वेक्टर है, इस पोजीशन वेक्टर को अगर हम लोग, ये जो पोजीशन वेक्टर है, इसको हम लोग वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करें, बात समझ रहे हैं। और जो लीनियर फोर्स है, लीनियर फोर्स मतलब जनरली जो हम लोग फोर्स यूज करते हैं, इस लीनियर फोर्स को अगर हम लोग वेक्टर एफ से रिप्रेजेंट करें, ये नॉर्मल फोर्स होता है, क्योंकि आप जान है नॉर्मल सबसे लेस फोर्स लगाने से ही इसकी मूवमेंट आसान हो जाती है। तो क्या करेंगे उस केस में, जो ये टॉर्क होगा, क्या चीज होगा, ये जो टॉर्क होगा, इस टॉर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर क्रॉस ये एफ हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर क्रॉस एफ हो जाएगा। अभी फिलहाल आपको क्या करना है, इतना ही फॉर्मूला बस याद कर लेना है। ये कैसे होगा, क्यों होगा, ऑलरेडी हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल आप ये याद कर लो, टॉर्क इज क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्रॉस एफ। एक बात को और ध्यान रखेंगे, कभी भी अगर ऐसा लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो ये टॉर्क इज टू आर क्रॉस एफ लिखिए, या एफ क्रॉस एफ आर लिखिए, दोनों की वैल्यू सेम आएगा। क्योंकि आप जान रहे हो
कि मैग्नीट्यूड को प्रोडक्ट करने का मतलब है कि 2 इंटू 3 करेंगे या 3 इंटू 2 कीजिए, आंसर तो हर केस में 6 ही आएगा। बट अगर आप वेक्टर फॉर्म में इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म को हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, और उसमें क्या होता है डायरेक्शन चेंज हो जाती है। कैसे, अभी मैंने आपको सिखाया। मान लो कि ये चीज क्या है, आर क्रॉस एफ, ये मान लीजिए कि वेक्टर क्वांटिटी है, क्या चीज ये आर, क्या चीज है आर, और फोर्स आप इधर लगा रहे हैं, किधर लगा रहे हैं, नॉर्मल डायरेक्शन, कुछ इस डायरेक्शन में आप लगा रहे हैं फोर्स, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आर से अगर एफ को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करेंगे, आर से एफ को ये 4 फिगर को कर्ल करेंगे, और आपकी जो राइट हैंड की जो थंब है गेज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी, तो आप इसको ऐसे जब टर्न करेंगे आर से एफ तो आपकी डायरेक्शन किधर, इनवर्ट हो जाएगा। बट इसी को एफ से आर अगर क्रॉस करते हैं कुछ इस तरह से करेंगे। अब आर से एफ जा रहे हैं तो ऐसे आपके फिंगर को कैसे कर्ल करेंगे, 4 फिंगर को एफ से आर की तरफ कर्ल करेंगे, और राइट हैंड थंब देखेंगे किधर की डायरेक्शन में, तो इसका देखिए इस डायरेक्शन में आ रही है तो आउटवर्ड हो जाएगा। तो हर केस में क्या हो जाएगा, ये जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कभी भी आर क्रॉस एफ को एफ क्रॉस आर नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए पहले लिखिए। उसके बाद जो हम लोग सीखना है वो सीखना है एंगुलर मोमेंटम। क्या सीखना है, एंगुलर मोमेंटम। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम की एक क्या वेक्टर क्वांटिटी होती है, फिलहाल आप समझ लो। इस एंगुलर मोमेंटम, ये जो एंगुलर रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम, अगर इस एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम को ऐसे सोचिए, एंगुलर मोमेंटम जो है इसको अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम इसको अगर हम लोग एल से डिनोट करें, वेक्टर एल से, और अगर हम लोग लीनियर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम को अगर हम लोग लीनियर मोमेंटम को अगर हम लोग किस चीज से, वेक्टर पी से डिनोट करें, और पोजीशन वेक्टर को तो आप जान ही रहे हैं, पोजीशन वेक्टर तो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, अगर इसे हम लोग किस चीज से डिनोट करें, वेक्टर आर से, तो उस केस में जो लीनियर मोमेंटम होगा आप ही बता दीजिए क्या होगा। ये लीनियर मोमेंटम सॉरी एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर अक्रॉस वेक्टर पोजीशन वेक्टर अक्रॉस लीनियर मोमेंटम। ये दोनों को क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर दीजिए तो आपको क्या दे देगा, एंगुलर मोमेंटम। तो फिलहाल इसको ऐसे याद कर लेना कि हमें ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं अपने पास क्या एंगुलर मोमेंटम आती है, क्योंकि सबको चैप्टर में ही डिटेल में पढ़ेंगे। ये हो गया। अब इस तरह से इसमें भी कंफ्यूजन नहीं करना है कि आर क्रॉस एफ को पी क्रॉस आर लिख देंगे, ऐसे ही लिखेंगे। दूसरी बात, अब इसे याद क्या रखेंगे, याद कैसे रखेंगे, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन, तो क्या था, ये जो लीनियर वेलोसिटी था ये इक्वल था किसके, पोजीशन वेक्टर आर क्रॉस ओमेगा के, इसके इक्वल था। दूसरा हमने पढ़ा था टॉर्क जो था किसके था इक्वल, पोजीशन वेक्टर क्रॉस लीनियर फोर्स के। उसका जब हमने अभी क्या पढ़ा एंगुलर मोमेंटम, तो क्या था ये पोजीशन वेक्टर और क्रॉस किसके, बताइए, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम किसके, पी के। अभी इस हर केस में देखिए जितने भी फॉर्मूला आप इन तीनों में आप देख रहे हैं, इन तीनों में गौर से अगर आप देखेंगे तो आप गौर से देखिए ये जो वेक्टर आर है और ये जो वेक्टर आर, सब में पोजीशन वेक्टर पहले आया है, इसमें बस चेंज है क्योंकि इसमें पहले था क्या चीज, ये एंगुलर फोर्स और उसके बाद है लीनियर फोर्स, इसमें एंगुलर मोमेंटम फिर है लीनियर मोमेंटम। लेकिन यहाँ पर जो है पहले आ गया लीनियर मोमेंटम और फिर है पहले आ गया लीनियर वेलोसिटी फिर आ गया एंगुलर वेलोसिटी। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक ना, और ये याद चाहिए क्योंकि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट या ये सब पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर जरूरत पड़ जाएगा। मिटा दे इसको। एक और चीज फिलहाल फॉर्मूला आप याद कर लीजिए कि जब कोई भी वेक्टर जैसे वर्क जो होता है, जिसको देखिए एफ क्रॉस आर होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता था क्या चीज, एंगुलर मोमेंटम, सारे वेक्टर क्वांटिटी थे, तो उस सबका जो है जितने भी वेक्टर क्वांटिटी थी उस सबका जब आप प्रोडक्ट कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, सब कैसे वेक्टर प्रोडक्ट था इसलिए सब में क्रॉस लगाया था। लेकिन आपको पता होना चाहिए वर्क कैसी क्वांटिटी होती है, वर्क कैसी क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी होती है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वर्क इज इक्वल टू जो होगा वो कितना हो जाएगा, एफ डॉट एस, कितना हो जाएगा, एफ डॉट एस। उसमें क्रॉस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जो होता है स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी दो वेक्टर प्रोडक्ट का अगर रिजल्टेंट एक स्केलर आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्केलर। तो एफ वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी और दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो एक स्केलर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट। तो ये भी याद रख लेंगे, स्केलर है तो प्रोडक्ट ही, जब हम लोग डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो काम आ जाएगा उसमें।
कि वर्क इज इक्वल टू कितना एफ डॉट एस। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टाइप जो पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टाइप जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं कि इक्वल वेक्टर्स। आप लोग ऑलरेडी इससे फैमिलियर हो, ठीक ना, फिर भी पढ़े नहीं होंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, आई थिंक इक्वल वेक्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इक्वल वेक्टर्स, सॉरी इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स क्या होता है? इक्वल वेक्टर्स का मतलब होता है दोज वेक्टर्स having the same magnitude and acts in the same direction। जैसे मान लो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे मान लीजिए कि वेक्टर क्वांटिटी क्या चीज है, ए, वेक्टर क्वांटिटी है ए, और अनदर वेक्टर क्वांटिटी क्या चीज है, ये बी, अनदर वेक्टर क्वांटिटी क्या चीज है, बी। अगर सोचो कि इस वेक्टर क्वांटिटी का अगर मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी किसके, बी की, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गई और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसको बोलेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी को क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वल वेक्टर्स। क्या बोलेंगे इसको, इक्वल वेक्टर्स। इसको लिखेंगे कैसे, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। एक बात और कि इसको जो है कैसे समझेंगे, तो मान लो कि एक फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो मान लो कि एक ब्लॉक है, क्या चीज है, ब्लॉक है, ठीक, ये ब्लॉक है। इस ब्लॉक में क्या करना है, कुछ भी 2 kg 5 kg कुछ भी है, ऐसे ले लीजिए। इसमें क्या कीजिए, आप एक फोर्स लगाइए, ऐसे क्या लिखेंगे, फोर्स, कितना न्यूटन का, ये फोर्स लगा देते हैं हम लोग 10 न्यूटन का, कितना न्यूटन का, 10 न्यूटन का, ठीक। डायरेक्शन से आप समझ रहे हैं कि इस लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में। एक और आदमी आता है, ये 2 kg का था, मान लीजिए कि कोई बच्चा था, ठीक है, चाहे जिससे ये 2 kg का जो है ये शिफ्ट नहीं हो रहा था उससे, ठीक। जब शिफ्ट नहीं हो रहा था तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लो कि दूसरा जो है एक और आदमी आता है और वो क्या करता है, वो भी इसको क्या करता है, इसको एक और आकर के इसमें कुछ फोर्स लगाता है। मान लीजिए वो भी जो चाइल्ड है वो भी कितना न्यूटन का फोर्स लगाता है, वो भी लगाता है 10 न्यूटन का फोर्स। कितना न्यूटन का फोर्स लगाता है, 10 न्यूटन का। वो भी किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, ताकि ये ब्लॉक शिफ्ट हो जाए। उसके दूसरे ये जो बालक था, ये जो लड़का था, इस लड़का का हेल्प करने के लिए मान लो कि ये वाला लड़का आ जाता है। तो अब देखिए ये जो फोर्स लगा रहा है किस, इस डायरेक्शन में, ये भी फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। इसकी जो मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, इसकी मैग्नीट्यूड कितना, 10 न्यूटन। तो आप देख रहे हैं, इसको बोल देते हैं हम F1 और इसको बोल देते हैं F2। ये जो F1 है, यानी फर्स्ट बॉय ने जो फोर्स लगाया, इसकी जो मैग्नीट्यूड है F1 की, क्या ये F2 जो दूसरा बॉय फोर्स अप्लाई कर रहा है इस ब्लॉक पे, क्या दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, और क्या दोनों सेम डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है फोर्स, यानी कि दोनों वेक्टर का F1 वेक्टर और F2 वेक्टर दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। दैट्स व्हाई वेक्टर 1 जो है, वेक्टर 1 ये इक्वल हो जाएगा किसके, वेक्टर 2 के। किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर 2 के। बात समझे, उसको कैसे लिखेंगे, वेक्टर इक्वल वेक्टर को इस तरह से। और जब दो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन सेम हो जाती है तो उसकी उन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है, एंगल बिटवीन 2 इक्वल वेक्टर्स इज ऑलवेज, याद रखिएगा हमेशा, 0 डिग्री। मान लो कि वेक्टर ये ए है और वेक्टर बी है, इन दोनों के अगर बिटवीन, इन दोनों के बीच का एंगल को हम लोग थीटा कंसीडर करें तो थीटा जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो, 0 डिग्री। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। पूछो कैसे, इसको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल सुनिए। इसे क्या करते हैं कि मान लो कि एक वेक्टर रहा आपके पास ए, क्या रहा, एक वेक्टर ए, और अनदर वेक्टर ले लेते हैं हम लोग, क्या चीज, बी। क्या लेते हैं, बी। दोनों वेक्टर की खास बात है, ये जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, मान लो इस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड के क्या चीज है, इक्वल। दोनों के वेक्टर के बी का क्या है, इक्वल। मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट है, तो ये अगर 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, बट ये एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में और ये एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो एंगल हम लोग की, हालांकि इसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल समझ लीजिए कि दो वेक्टर के अगर 10 से 10 को मिलाने के बाद जो एंगल फॉर्म होता है, स्मॉलर एंगल, उसी को बोलते हैं एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, थीटा। अब सोचिए, दोनों का डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसे इक्वल वेक्टर तो नहीं बोल सकते। बट अगर इन दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी को अगर इक्वल वेक्टर बोलना है तो क्या करना पड़ेगा, बी को या तो ए के अलोंग लाना पड़ेगा या फिर ए को बी के अलोंग। तो सोचिए, अगर बी को ए के अलोंग लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। ऐसे अगर हम लोग थोड़ा, ये रूल नहीं है शिफ्ट करने का, आप जानते हैं शिफ्ट जब भी करेंगे वेक्टर को तो पैरेलल करेंगे। यहाँ मैं दूसरा चीज बता रहा हूँ, तो इस वेक्टर को मान लो कि थोड़ा सा शिफ्ट करके इधर कर दो। ऐसे करोगे तो जो एंगल थीटा था, क्या वो वाला एंगल डिक्रीज करके थीटा से डिक्रीज कर जाएगा।
अगर इस वेक्टर को और थोड़ा सा इधर शिफ्ट किया जाए तो अब जो एंगल फॉर्म होगा क्या, अब जीरो कैसे होता है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल जीरो कैसे होता है। अब मान लो कि इसको हम लोग क्या करते हैं और थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, तो शिफ्ट करेंगे अब जो एंगल बना क्या वो और भी डिक्रीज करेगा, क्या इसको और थोड़ा सा शिफ्ट कर दो अब जो एंगल बना क्या वो और डिक्रीज करेगा, अगर इसको और थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लीजिए तो और ज्यादा डिक्रीज कर देगा। फाइनली इसको शिफ्ट करते करते अगर हम लोग एक ही डायरेक्शन में ले आए तो बताइए ये जो एंगल था ये डिक्रीज करते करते फाइनली जब इसके अनुरूप आ जाएगा तो डिक्रीज करके फाइनली जो एंगल बचेगा वो एंगल कितना का हो जाएगा, वो 0 डिग्री का हो जाएगा। कितना का हो जाएगा, 0 डिग्री। किसी भी जो इक्वल वेक्टर्स होते हैं हमेशा याद रखिएगा उसकी डायरेक्शन सेम होती है, जिसकी वजह से उन दोनों के जो बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री। इसको भी नोट कर लेंगे, एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर्स इज ऑलवेज 0 डिग्री। दैट्स क्लियर। आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं और नेक्स्ट डे हम लोग इक्वल वेक्टर से आगे पढ़ेंगे। सो शॉर्ट बाय।